दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार को ठीक से 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं कि इस बीच कई राजनीतिक खेल खेला जा चुका है। इसी का फायदा उठा करके बीजेपी लगातार अपने पुराने सहयोगी नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। इस सियासी जंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एक बार फिर से कूद पड़े हैं। यहाँ संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए तेजस्वी यादव उनसे डरते हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश की बीजेपी में एंट्री को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से डरना लाजमी है। नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे ये ऊपर वाला भी नहीं जानता है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भाजपा अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को वापस नहीं लेगी और 2024 चुनाव के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए उनका आश्रम खुलवा करके रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के भागलपुर, नालंदा, गया, नवादा समेत 9 जिलों की 61 पंचायतों में जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। जी हां, इन पंचायतों में भूजल का स्तर 50 फुट से भी नीचे चला गया है, जिससे आने वाले समय में यहाँ के लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। खबर के अनुसार 9 जिलों की 61 पंचायतों में हर साल फरवरी से सितंबर तक पानी की दिक्कतें होती है। कई जगहों पर चापाकल फेल हो जाते हैं, जिससे इन पंचायतों के लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार कई नए प्रयास कर रही है। आपको बता दूं कि इन जिलों के पंचायतों से जल संकट को दूर करने के लिए जल सुरक्षा योजना चलाने का निर्णय लिया गया है। इन पंचायतों में बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए यहाँ परकुलेशन टैंक बनाया जाएगा। साथ ही साथ कुएं, आहार, तालाब आदि को दोबारा से जीवित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, अररिया समेत कई जिलों में डेंगू पांव पसार रहा है। हर दिन डेंगू के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ने लगी है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डेंगू से निपटने के लिए अलर्ट पर है। खबर के अनुसार बिहार की राजधानी पटना इन दिनों डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप झेल रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर पटना के पीएमसीएच अस्पताल, आईजीआईएमएस और एनएमसीएच अस्पताल में डेंगू के रिकॉर्ड 125 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। आपको बता दूं कि वर्तमान में पटना के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। जहां वहीं हर दिन करीब 100 मरीज डेंगू के संक्रमित हो रहे हैं। जहां वहीं अगर बात भागलपुर की करें तो यहां भी डेंगू ने प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है और ये डेंगू अपना पांव किशनगंज में भी पसार रहे हैं। जब भागलपुर में सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया है कि डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सदर अस्पताल में 5 बेड के डेंगू वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अररिया जिले में पिछले कुछ दिनों में डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। साथ ही डेंगू धीरे धीरे पूर्णिया और अररिया में भी फैल रही है। ऐसे में लोगों को मच्छरों से सावधान रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। दोस्तों एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से बिल्किस बानो और अंकिता मर्डर केस पर बीजेपी सरकार को घेरा है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात के अंबाजी में आयोजित रैली में नारी शक्ति के सम्मान पर भाषण पर तंज कसा है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम साहब कृपया बिल्किस बानो और अंकिता के परिवार से मिले, हो सकता है कि वे आपसे कुछ कहना चाहे। असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी सरकार पर गुजरात में बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस में सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने एक सप्ताह पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद दौरे पर भी हमला बोला था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही है। मदरसे में मोहन भागवत गए और कुरान को सुना, मदरसों के बच्चों को भी सुना। क्या मोहन भागवत गुजरात की बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? मोहन भागवत से अपील है कि क्या बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि क्या बिल्किस बानो से मिलकर के आप कह सकते हैं कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। मोहन भागवत मदरसों में जाते हैं और असम में मदरसों को तोड़ा जाता है। मोहन भागवत मदरसों में जाते हैं और यूपी में मदरसों का सर्वे होता है। मोहन भागवत मदरसों में जाते हैं और यूपी में वक्फ बोर्ड की जायदादों का सर्वे होता है। ये कैसी दोहरेपन की नीति है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत पूरे बिहार के छात्रों को सरकार के द्वारा 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसको लेकर के राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय आय सह
मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर के अधिसूचना जारी की है। खबर के अनुसार राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 7वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले छात्र इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.scert.bihar.gov.in पर जाकर के 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक परीक्षार्थी पंजीयन एवं आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 2 महीने से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का इंतजार 12 करोड़ से अधिक किसान कर रहे हैं। ये इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह चौक चौराहों से लेकर के खेत खलियान तक किसानों के एक ही सवाल है कि पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त कब आएगी। गाँव में हर जगह पीएम किसान योजना की अगस्त नवम्बर की किस्त कब तक आएगी, इसी की चर्चा है। आपको बता दूं कि पिछले साल 9 अगस्त को ही किस्त जारी हो गई थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। यह योजना में गड़बड़ियों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य किया, तो फिर पीएम किसान की किस्त में देरी होने लगी है। जहां पहले अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई थी, लेकिन अब ये भी हटा ली गई है। पीएम किसान पोर्टल पर अभी भी ई-केवाईसी आप करा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार अब गांव-गांव लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा रही है। ऐसे में 12वीं या फिर अगस्त नवंबर की किस्त मिलने में देरी हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश भुखमरी, गरीबी, महंगाई से बेहद परेशान है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। नितिन गडकरी कई बार अपनी ही सरकार की भी आलोचना कर चुके हैं। एक बार फिर से नितिन गडकरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में नितिन गडकरी एक कार्यक्रम में बोलते हुए दिख रहे हैं कि हमारा देश धन्यवान है पर जनता गरीब है। आज भुखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से ग्रस्त है। नागपुर में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए देश के आर्थिक और सामाजिक के मुद्दे को उठाते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि वर्तमान में देश के भीतर सामाजिक एवं आर्थिक समानता की जरूरत है। समाज के गरीबों और अमीर लोगों के बीच फासला बड़ा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और फिर समृद्ध देश होने के बावजूद भी यहाँ के लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवादी, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रहा है। नितिन गडकरी जोर देकर कहा है कि सामाजिक समता और आर्थिक समता समाज में स्थापित हो। हमारे समाज में अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई और गहरी हो गई है। जैसे सामाजिक विषमता बड़ी है, वैसे ही आर्थिक विषमता भी बड़ी है। हमारे देश में 124 जिले ऐसे हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यहाँ स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूलों के लिए फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है। नितिन गडकरी ने कहा है कि जिन जिलों में गांव जाने के लिए सही रास्ते नहीं हैं, जिसके चलते ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, हमें इस खाई को पाटने की जरूरत है। उन्होंने देश में 124 आकांक्षी जिलों को विकसित करने के लिए एकजुट होकर के काम करने का आह्वान किया है। यह ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं और फिर अवसरों की कमी के कारण एक बड़ी आबादी शहरों की ओर पलायन कर रही है। यह कहना है नितिन गडकरी का, जो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है। आपको बता दूं कि मोदी सरकार की एक तौर पर नितिन गडकरी आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना बिहार के जमुई जिला से सामने आई है, जहां एक चाचा और भतीजी को प्यार का ऐसा नशा चढ़ा कि दोनों ने लोक लाज को ताक पर रख करके एक दूसरे से शादी रचा ली है। यह घटना जमुई जिले के बरहट इलाके की है। शिक्षक चाचा भतीजी को कोचिंग में पढ़ाता था। इसी दौरान दोनों प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने घर से भाग करके शादी कर ली। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल चाचा विकास कुमार दास बरहट में स्थित एक कोचिंग में पढ़ाता था, जहां उसी कोचिंग में भतीजी पढ़ाई करने के लिए आती थी। इसी दौरान दोनों की आंखें चार हो गई। यह बेकरारी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने घर से भाग करके शादी रचाने का फैसला कर लिया। तय समय पर दोनों घर से भाग निकले और फिर एक दूसरे से शादी रचा ली। दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर अभी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे शिक्षक चाचा छात्र भतीजी की मांग में सिंदूर भर रहा है। सिंदूर भरने के दौरान दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इसके बाद विकास कुमार दास लड़की को मंगलसूत्र पहनाता है, जिसके बाद लड़की उसका पैर छूकर के आशीर्वाद ले रही है। वायरल वीडियो कब और कहां का है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। केडीबी लाइव इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, ये आपको पहले ही चेतावनी दे दी गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा स्वीकार करते हुए अपनी अनुशंसा राज्यपाल को भेज दी है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और राज्यपाल को अपनी अनुशंसा भी भेज दी है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत को कृषि और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दी है। आपको बता दूं कि अपने विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर के सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर कर चुके कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे देकर सबको चौंका दिया था। इस पर सुधाकर सिंह के पिता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि आज गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती है। दोनों नेताओं ने हमेशा किसानों की चिंता की है। किसान और जवान दोनों देश की जरूरत है। मंत्री सुधाकर सिंह ने भी हमेशा किसानों की आवाज बुलंद की है। किसानों के साथ राज्य में न्याय नहीं हो रहा है। अपनी उपज को बेचने के लिए किसानों के पास आज कोई मंडी नहीं है। इस वजह से कृषि मंत्री बहुत आहत है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि यानी कि जगदानंद सिंह ने कहा है कि अदानी जैसे कारोबारियों को ऐसी नीतियों से फायदा मिलता है। मंडी को बहाल करना किसानों को बचाने की नीति है। राजद हमेशा से उस नीति को स्वीकार किया है और पार्टी के हर घोषणा पत्र में इसका जिक्र है, जहां उसे लागू करने का वादा आरजेडी ने कर रखा है। उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह पार्टी की नीतियों से समझौता नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरएसएस ने मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी के प्रति अपनी चिंता जताई है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने देश की बेरोजगारी और बढ़ती आय असमानता पर चिंता जताते हुए कहा है कि गरीबी हमारे सामने एक दानव जैसे चुनौतियां बनकर के खड़ी है। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। असमानता और गरीबी दो ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना करना होगा। देश में बेरोजगारी भी शर्मनाक है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित एक वेबिनार में होसबोले ने कहा है कि देश में गरीबी विकराल रूप धारण कर ली है। 20 करोड़ लोग जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो फिर 23 करोड़ लोग रोज 375 रुपए से कम कमा रहे हैं। गरीबी हमारे लिए एक राक्षस जैसी है, इसे हमें मारना होगा। गरीबी ने देश में असमानता पैदा कर दिया है। बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए आरएसएस ने कहा कि देश में 4 करोड़ बेरोजगार हैं। इसे ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 20 लाख बेरोजगार और शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ 80 लाख बेरोजगार है। देश में बेरोजगारी की दर 7.6% है। जब बेरोजगारी के खात्मे के लिए अखिल भारतीय योजनाओं की जरूरत है, जब साथ ही स्थानीय स्तर पर भी इसके लिए योजना बनानी होगी। होसबोले ने कहा है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास से मजबूत करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करना होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। ताजा मामला पटना के मनेर थाना क्षेत्र का है, जहां बदमाशों ने बीजेपी नेता की गोली मार करके जान ले ली है। मृतक की पहचान बीजेपी नेता अरविंद कुमार के रूप में हुई है। यह घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण बदमाशों ने बीजेपी नेता को गोली मार दी, जिससे उनकी जान चली गई। यह घटना मनेर थाना क्षेत्र के ताजपुर गाँव के पास की है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। किसी का यह भी कहना है कि बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता की हत्या कर दी जा सकती है, तो फिर आम लोगों का क्या होगा। आपको बता दूं कि मनेर थाना क्षेत्र में एक दिन में दूसरी हत्या हुई है। दोनों मामलों में गोली मार करके हत्या की गई है। अब लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की महिला विकास निगम की एमडी आईएएस अधिकारी हरजोत कौर से सैनिटरी पैड की मांग के बाद चर्चा में आई छात्रा रिया को अब एक ऑफर मिला है। देश की एक हेल्थ केयर कंपनी एवरटीन ने रिया को साल भर फ्री में सैनिटरी पैड देने की बात कही है। इसके अलावा कंपनी ने उनका ग्रेजुएशन का खर्च भी उठाने की बात कही है। इसके अलावा कंपनी की ओर से रिया को एक कमर्शियल एड करने का भी ऑफर दिया है। केटीवी लाइव से बात करते हुए रिया ने इस ऑफर पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को पीरियड जैसे मुद्दे पर खुल करके बात करनी चाहिए। पहले लोग इस मुद्दे पर खुल करके बात नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोगों को जागरूक करेंगे। घर घर जाकर के लोगों को समझाएंगे कि पीरियड जैसे समस्या को छिपाने से नहीं, सैनिटरी पैड से दूर किया जा सकता है। दरअसल मामला यह था कि कुछ दिन पहले बिहार के महिला विकास निगम की मैनेजिंग डायरेक्टर आईएएस अधिकारी हरजोत कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह एक कार्यक्रम में उनसे छात्रा रिया ने सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में आईएएस हरजोत कौर ने कहा था कि मांग कभी खत्म नहीं होती है। आज सैनिटरी पैड फ्री में मांगे जा रहे हैं, कल को गर्भ निरोधक भी फ्री में देना होगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था और हरजोत कौर को इसकी आलोचना झेलनी पड़ी थी।
दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश तेजस्वी सरकार के 3 महीने की हनीमून अवधि में आरजेडी जेडीयू के बीच की लड़ाई सतह पर आ गई है। इतनी कम अवधि में दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा जेडीयू आरजेडी के बीच आई दरार का सबूत है। अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने का खामियाजा कृषि मंत्री को भुगतना पड़ा है। शाहनवाज हुसैन जहां रविवार को बिहेटा में बालू माफिया द्वारा घायल किए गए भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पर अधिकारियों की मनमानी का समर्थन करने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। रविवार को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, जहां फिलहाल उनकी हालात स्थिर बताई जा रही है। वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार हॉस्पिटल में मौजूद है। मुलायम सिंह यादव की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जब सुबह 5 बजे डॉक्टरों के पैनल ने मुलायम सिंह यादव की स्थिति का निरीक्षण किया था। स्थिति अभी भी नाजुक बताई जा रही है। देर रात डॉक्टरों के पैनल ने मुलायम सिंह यादव का डायलिसिस किया था, जहां अगले कुछ घंटों में मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव से फोन पर मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ये भी कहा है कि हर संभव मदद की जरूरत है, वह मदद के लिए मौजूद है। जहां वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से फोन पर बात की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। अब उन्हें अपनी ड्यूटी करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब वे अपने गृह जिले में अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। दरअसल सभी स्कूलों के प्रधान प्रभारी शिक्षक, प्रधान अध्यापक और शिक्षकों की 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने अवर शिक्षा सेवा वर्ग के शिक्षण और निरीक्षण शाखा में पोस्टिंग के लिए 3 ऑप्शन देने को कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि 30 साल पहले जगदानंद सिंह ने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। यह साल 1992 में बाढ़ के दौरान विधानसभा में सरकार पर तरह तरह के आरोप लग रहे थे। जगदानंद सिंह ने विधानसभा में घोषणा कर दी कि यदि कोई तटबंध टूटा तो फिर वे इस्तीफा दे देंगे। अगले ही दिन एक तटबंध टूटने की खबर आने लगी। सदन में भारी हंगामा होने के बाद सरकार ने विधानसभा की कमेटी बना करके मामले की जांच कराने का ऐलान किया। यह तत्कालीन विधायक राजू सिंह के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया था। जहां हंगामे के बाद जल संसाधन मंत्री जगदानंद सिंह ने अपना इस्तीफा लालू प्रसाद यादव को भेज दिया। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि तटबंध टूटा नहीं है, बल्कि इसके हिस्से में थोड़ा सा कटा हुआ है। उधर लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा राज्यपाल के पास नहीं भेजा। लंबे समय तक वैसे ही स्थिति बनी रही। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जगदानंद का इस्तीफा उनके तकिए के नीचे पड़ा है। उस समय नीतीश कुमार ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी आज पूरे राज्य में मौन धरना दे रही है। इस मौके पर पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की तरफ से मौन धरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने बढ़ते अपराध को लेकर के सरकार के खिलाफ जमकर के हमला बोला। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे, ताकि बिहार अपराध मुक्त हो सके और लोग अमन चैन से जी सके। दरअसल महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर बीजेपी पूरे बिहार में धरना दिया। राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। गांधी मैदान में आयोजित मौन धरना में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा है कि ईश्वर और बापू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे, ताकि वे बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। उन्होंने कहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि नीतीश कुमार एक तरफ इन्वेस्टर मीट कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ हजारों राउंड गोलियां चल रही थी। इस मामले में बिहार की पुलिस अब तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार में जो अपराध की घटनाएं बढ़ी है, उन सब पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए बीजेपी मौन धरना दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं का किसी भी डाकघर या फिर बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। एक डाकघर में खाता खुलवाने के बाद उसे दूसरे डाकघर में ट्रांसफर भी करवाया जा सकता है।
कोई भी माँ बाप अपनी 2 बेटियों का इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। माता पिता द्वारा इस खाते में जोड़ा गया पैसा बालिकाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत खाता कम से कम 250 रुपये में खोला जा सकता है। एक साल में अधिक से अधिक खाते में 1,50,000 रुपये जमा करवाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा जमा राशि और परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी की आयु 18 साल की होने के बाद जब भी शादी करे तो फिर खाता बंद करवा सकते हैं। जब विवाह से 1 माह पहले या फिर 3 माह बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है। योजना के तहत माता पिता अपनी बेटी की शिक्षा शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करवा सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जोड़ सकते हैं। इस योजना के तहत 10वीं की परीक्षा पास करने तथा 18 साल की आयु होने पर लड़की की शिक्षा के लिए आधा पैसा भी निकाल सकते हैं तथा बचे हुए राशि शादी के समय निकाली जा सकती है। योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का फोटो, ID तथा रिहायशी प्रमाण पत्र संकलन करना होगा। दोस्तों, भारत में लोग सूअरों को अक्सर किसी कीचड़ या फिर नाले में देखते होंगे। अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये सूअर कीचड़ में ही क्यों घूमते रहते हैं। तो आपको बता दूं कि इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल सूअरों में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती है, इसीलिए उन्हें पसीना नहीं आता है। इसके बजाय वे खुद को ठंडा करने के लिए कीचड़ में ही डूब जाते हैं। जी हाँ, इसके बारे में जानकर आप हैरान रह गए होंगे। तो चलिए हम आपको सूअरों के बारे में कुछ खास चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अक्सर ये हमने देखा होगा कि सूअर बेहद ही गंदे जानवर है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सूअर वास्तव में साफ सुथरे जानवर हैं। वे जहाँ सोते हैं वहाँ शौच करने से इनकार करते हैं, या साथ ही पसंद आने पर ही खाना खाते हैं। यहाँ तक कि नवजात सूअर भी आराम करने के लिए अपने सोने की जगह छोड़ देते हैं। सूअरों को पसीना नहीं आता है। सूअरों के पसीने की ग्रंथियाँ ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए वे कीचड़ में ही सोते हैं और ठंडा रखने के लिए पानी में तैरते हैं। कीचड़ में रहने का एक बोनस ये भी है कि सूअर की त्वचा को धूप से झुलसने से बचाने में मदद करती है। सूअरों में एक मानव बच्चे जैसी बुद्धि होती है और उन्हें दुनिया के 5वें सबसे बुद्धिमान जानवर के रूप में स्थान दिया जाता है। वास्तव में सूअर किसी भी नस्ल के कुत्ते की तुलना में अधिक बुद्धिमान और प्रशिक्षित होते हैं। वे केवल 2 सप्ताह में अपना नाम सीखते हैं और जब उन्हें बुलाया जाता है तब आते हैं। ये सूअरों के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मादा सूअर अपने बच्चों को दूध पिलाते समय गाती है। नवजात सूअर अपनी माँ की आवाज़ की ओर दौड़ना सीखते हैं और सूअर लगातार एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं। दोस्तों, अब सेहत की बात करते हैं। तो आपने कई बार अंजीर खाया होगा और जब उन्हें सूखा करके खाया जाता है तो फिर इसका आकार चमड़े जैसे और खाने में मीठा होता है। जब खाने पर यह बहुत नरम और चबाने में योग्य होता है, जिसमें ना तो कोलेस्ट्रॉल होता है और ना ही फैट। इसके अलावा अंजीर में शुगर की संतुलित मात्रा होती है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के साथ साथ नमक की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। आपको बता दूं कि अंजीर के नियमित सेवन को खास तौर पर रात भर भिगो करके रखे गए अंजीर का सुबह खाली पेट सेवन करना आपको कई हेल्दी फायदे देने का काम करता है। आप अंजीर का सेवन बिना भिगोए भी कर सकते हैं, लेकिन पानी में भिगो करके अंजीर को खाने में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अब बात करते हैं कि आप अंजीर शाम को भिगो करके रख दें और सुबह खाएंगे तो फिर कितने अंजीर आप भिगोने के लिए देंगे। तो बात करते हैं कि 2 से 4 सूखे अंजीर लें, आधा कटोरा पानी में अंजीर डाल करके उन्हें रात भर भिगोने के लिए रख दें, जब सुबह पानी को निकाल दें। अब खाली पेट भिगोए हुए अंजीर को खाएं। आप चाहे तो इसमें शहद भी यूज कर सकते हैं। सुबह खाली पेट भिगे हुए अंजीर का सेवन करने से कब्ज की परेशानी को दूर कर सकता है। घुलनशील फाइबर की वजह से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। इतना ही नहीं, संतुलित और पोषक तत्वों से भरी डाइट के लिए आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं, जिसमें ढेर सारे अन्य फायदे भी होते हैं। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप अंजीर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें फाइबर की उच्च मात्रा के साथ कैलोरी काफ़ी कम होती है। अगर आप सुबह भीगे हुए अंजीर का सेवन करते हैं तो फिर इससे आपकी भूख भी शांत रहती है। आप आइसक्रीम और चॉकलेट जैसे चीज़ों के बजाय अंजीर का सेवन कर सकते हैं, जो आपकी मीठे की क्रेविंग को भी दूर करेगा। अंजीर में मौजूद पोटेशियम और क्लोरेजियम एसिड ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसकी वजह से ये डायबिटीज रोगियों के लिए एक अच्छा ड्राई फ्रूट है, जो आपके हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने में मदद करता है।
दोस्तों बात करते हैं कि आगामी 2024 में बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा ही होगा, जिसके लिए अभी से ही एक ही अन्य मार्ग खाली हो गया है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मात्र 2 माह के अंदर में ही आरजेडी कोटे से दो कद्दावर नेता ने अपना इस्तीफा अपने पार्टी के शीर्ष नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दे दी है, जिसके बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने आरा में कहा कि बिहार में अब सब कुछ इस समय ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिहार में आज के परिवेश में सब कुछ बदल गया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के खेमे से निकली बात बहुत दूर दूर तक निकल गई है। महागठबंधन के कृषि मंत्री ने तो अपने ही विभाग के अधिकारियों को चोर और भ्रष्ट बता करके महागठबंधन की सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार से उद्योगपतियों का पलायन जारी है। सरकार बनते ही राज्य में गुंडागर्दी, हत्या, अपहरण का रोजगार बढ़ गया है। मुख्य रूप से देखा जाए तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यदि विकास हुआ है तो फिर केवल हत्या, अपहरण, रंगदारी और भ्रष्टाचार का रोजगार बढ़ गया है। दोस्तों अगर आप इन दिनों एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए गए हो तो फिर आपने नोट किया होगा कि वहां पर मशीन से 2000 रुपए के नोट बहुत कम निकल रहे हैं या फिर नहीं निकल रहे हैं। अगर मार्केट की बात करें तो फिर मार्केट में भी इस नोट की काफी कमी हो रही है। 2000 रुपए नोट आप शायद इक्का दुक्का देख रहे होंगे। हाल ही में संसद में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में 2000 रुपए का एक भी नया नोट नहीं छापा गया है। जहाँ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जल्द ही 2000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगा सकती है। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ने साल 2017 में ही इसकी प्रिंटिंग करना कम कर दिया था। इसके बाद से हर साल लगातार इसकी संख्या कम होती जा रही है। साल 2017 में लगभग 3500 मिलियन की वैल्यू के 2000 के नोट छापे गए थे, जो साल 2018 में 111 मिलियन और साल 2019 में 46 मिलियन वैल्यू के ही नोट छापे गए हैं। यही नहीं, साल 2019-20 में इसे छापना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी कि पिछले 2 सालों में एक भी नया 2000 रुपए का नोट नहीं छापा गया है। वित्त विशेषज्ञों के अनुसार 2000 रुपए के नोटों की जमकर की जमाखोरी हो रही है। माना जा रहा है कि देश में मौजूदा काले धन को 2000 रुपए के नोटों की शक्ल में जमा किया जा रहा है। इसके अलावा बड़े नोटों को छापने पर खर्चा भी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से सरकार ने इन नोटों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश में मौजूद एटीएम में 2000 रुपए के बॉक्स को 500 रुपए के नोट वाले बॉक्स से बदला जा रहा है। रिजर्व बैंक भी अब इन नोटों की सप्लाई को लगातार कम कर रहा है, ताकि आने वाले समय में इन नोटों को मार्केट से कम किया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं होने की बात कही जाने लगी है। दरअसल 1 महीने के अंदर नीतीश कैबिनेट से 2 मंत्रियों के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद से ये सवाल उठने लगा है। आज कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। जहां विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे का मतलब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बोरिया बिस्तर बांध ले। आरजेडी ने उनकी विदाई की पूरी तैयारी कर ली है, जिसकी पूरी जानकारी जगदानंद सिंह ने पहले ही दे दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का क्या हश्र होने वाला है, इसकी पूरी पटकथा आरजेडी की ओर से लिखी जा चुकी है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह से पहले बिहार सरकार में मंत्री रहे कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। कार्तिक सिंह पर कई मुकदमे दर्ज थे और वे इस मामले में फरार चल रहे थे। इसके बावजूद भी कार्तिक सिंह को आरजेडी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया था। बाद में वे इस्तीफा देना पड़ा उसको, लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उनका विभाग बदल दिया। विभाग बदले जाने के कुछ घंटे बाद ही कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से नीतीश सरकार के अब तक 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और दोनों ही आरजेडी कोटे से मंत्री थे। दोस्तों बात करते हैं कि गांधी जयंती के मौके पर चंपारण से जन स्वराज अभियान की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली के लिए एक साथ आरजेडी, जेडीयू, भाजपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए खूब खड़ी खोड़ी सुनाई है। प्रशांत किशोर ने बिहार की 3500 किलोमीटर की जन स्वराज यात्रा शुरू करते हुए कहा है कि 90 के दशक से आज तक बिहार केवल पिछड़ेपन में पहले पायदान पर रहता है। इस देश को अमूल्य विरासत देने वाला बिहार की ये दशा सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर की है।
है। उन्होंने कहा है कि हम 30-40 सालों से सुनते आ रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, लेकिन बिहार में कुछ भी नहीं बदला है। 1990 में बिहार सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा था और 2022 में भी इसकी वही दिशा है, यानी कि 2022 में भी सबसे गरीब सबसे पिछड़ा है। इसीलिए यहाँ के लोगों का दूसरे राज्यों में पलायन होना लाजमी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में सत्ता संभाल चुकी सभी राजनीतिक दलों को इस पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि बिहार के लोगों को अपने सुराज को खुद बनाना होगा, क्योंकि इन दलों से बिहार की जनता को ना तो रोजगार मिलने वाला है और न ही रोटी पानी। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी धुरी पर बिहार के लोगों को नाचने का काम कर रहे हैं। यहाँ ना तो रोजगार है और न ही शिक्षा। बिहार का लड़का दूसरे राज्य में नौकरी कर रहा है, जब नौकरी के कंपटीशन में टॉप कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसे बिहार को छोड़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री केरल के बाद कर्नाटक में हो गई है। जब कर्नाटक के चामराजनगर जिले के कुंडलूप में राहुल गांधी समेत अन्य भारत यात्रियों का स्वागत जोर शोर से किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। इसका लक्ष्य जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा नफरत और हिंसा फैला रही है उसके खिलाफ खड़े होना है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये यात्रा संविधान की रक्षा की यात्रा है। संविधान के बिना हमारे तिरंगे का कोई मतलब नहीं है। आपको इस यात्रा में नफरत हिंसा दिखाई नहीं देगी। इस यात्रा में हर धर्म हर जाति हर क्षेत्र हर भाषा के लोग चल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जब भीड़ में धक्का लगता है, जब कोई गिरता है, सब लोग उसको उठाते हैं, उसकी मदद करते हैं। कोई ये नहीं पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है। यही तो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। राहुल गांधी ने कहा है कि यही हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, शांति का हिंदुस्तान है, भाईचारे का हिंदुस्तान है। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है, या कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती है, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज़ है। जहाँ इस पद यात्रा में हम लोग मिल करके उनका दर्द बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पद यात्रा में हमें लोग बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के खिलाफ अत्याचार, पीएसयूएस के निजीकरण के बारे में बताते हैं। हमारी पद यात्रा के बाद लंबे भाषण नहीं होते हैं। हमारी पद यात्रा का लक्ष्य आपकी बात सुनने का है, आपको बताने का नहीं है। लोकतंत्र में अलग अलग संस्थाएं होती है, मीडिया होती है, संसद होती है। ये सब रास्ते विपक्ष के लिए बंद कर दिए गए हैं। मीडिया में हमारी बात नहीं कही जाती है। संसद में बोलना चाहे तो फिर वहाँ हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। सदन को चलने नहीं दिया जाता है। प्रदर्शन करने पर विपक्ष को हिरासत में ले लिया जाता है। इसलिए ऐसे समय में हमारे पास यही रास्ता एकमात्र बचा है। हजारों किलोमीटर चल करके जनता के बीच जाने का रास्ता बचा है। इस रास्ते पर चलने से हमें कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि 1 अक्टूबर को भारत में 5G सर्विस का ऐलान कर दिया गया। इस दौरान तीनों प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने भी अपनी अपनी 5G सर्विस को लोगों के बीच पेश किया। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विस को अलग अलग तरह से पेश किया है। सरकार ने इस सर्विस को सबसे पहले 13 शहरों में शुरू करने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल ये आता है कि 4G सर्विस 5G सर्विस कैसे अलग हो सकती है। हालांकि इसके अलावा एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5G सेवा शुरू होने पर यूजर्स को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। किसी भी नई सर्विस का लाभ उठाने से पहले हमारे लिए ये जरूरी होता है कि उसके फ़ायदे के बारे में जान लिया जाए। अगर अभी तक आपको 5G सर्विस से होने वाले 5 बड़े फ़ायदे के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर आइए अभी जानते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं कि 5G सर्विस की शुरुआत हो जाने के बाद यूजर्स फास्ट इंटरनेट स्पीड का फ़ायदा उठा सकेंगे। ये तो आपको मालूम है। या किसी भी फोटो वीडियो को डाउनलोड करने या फिर अपलोड करने के लिए आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। बस कुछ सेकंड कुछ मिनट में ही आपका ये काम हो जाएगा। जी हाँ, 5G सर्विस से लोगों को एक अच्छे कनेक्टिविटी के साथ इंटरनेट स्पीड मिलेगी। साथ ही वीडियो कॉलिंग के दौरान कनेक्शन प्रॉब्लम, स्लो वीडियो या फिर कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा। जी हाँ, 4G की तुलना में 5G सर्विस से आपको फास्ट डाउनलोडिंग का एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसके लिए आपको घंटों रुकना नहीं पड़ेगा। जहाँ फिल्म हो या फिर कोई वीडियो 5G से पलक झपकते ही ये डाउनलोड हो जाएंगे। 4G यूजर्स को कॉल ड्रॉप की समस्या का काफ़ी सामना करना पड़ता है। हालांकि 5G के होने पर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। 4G यूजर्स के लिए सिर्फ कॉल ड्रॉप ही एक समस्या नहीं है, बल्कि क्लियर ऑडियो ना मिल पाना भी एक सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि इसे भी दूर करने के लिए 5G सर्विस को अपनाया जा सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि 5G सर्विस से हमको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है।
दोस्तों बात करते हैं कि पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में क्लर्क की भर्ती होने वाली है। ये भर्ती बिहार सिविल कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में की जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार सिविल कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर और चपरासी अर्धली के पद के लिए 7,692 पद उपलब्ध है। इसके लिए युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं 12वीं स्नातक पास युवा इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार सिविल कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन तिथि के बारे में अगर बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 तक निर्धारित किया गया है और ये अभी आवेदन हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि नेशनल हाईवे पर आपने बाइक चालान सहित अन्य गाड़ी चालकों को हवा की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए देखा होगा। जब बिहार के 5 नेशनल हाईवे को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इन सड़कों पर अब पहले की तरह फर्राटेदार गाड़ी चलाने वालों की शामत आने वाली है। ताजा अपडेट के अनुसार बिहार सरकार ने आए दिन होने वाले रोड एक्सीडेंट को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। बताया जाता है कि इन 5 नेशनल हाईवे पर स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड गन लगाने का फैसला किया गया है और सीसीटीवी फुटेज यानी कि सीसीटीवी वीडियो लगाने का फैसला किया है। जब मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार सड़क दुर्घटना के मामले में टॉप 10 राज्यों में शामिल है। स्पीड गन लगने के बाद ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि रोड पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की स्पीड क्या है। यह सबसे अधिक हादसा NH 31 पर हो रहे हैं। ये सड़क नवादा, बिहार शरीफ, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया और किशनगंज से होकर के गुजरती है। यह NH 28 दूसरे स्थान पर है, जब बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज से होकर गुजरती है। NH 30 पटना और भोजपुर से होकर के गुजरती है। चौथे पायदान पर NH 57 है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया और पूर्णिया तक जाती है। जबकि 5वें स्थान पर NH 2 है, जो कैमूर, सासाराम और औरंगाबाद से गुजरती है। इन रोड्स पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जहाँ हादसे ना हो इसके लिए यातायात नियम तय है, लेकिन ड्राइवरों की ओर से नए नियमों की अनदेखी की जा रही है। तेज रफ्तार और बेहतरीन परिचालन के कारण हर रोज हादसे हो रहे हैं। सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करने से भी कई दफे वैसे लोगों की जान भी चली जाती है जिसे बचाया जा सकता था। जब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर दुर्घटना ज़्यादा देखी जा रही है, इसकी वजह से तेज रफ्तार है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।